हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड मैच के बारे में और थर्ड टी के बारे में। और इस मैच में प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है, उसके बाद पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है और कौन यहाँ पर अच्छा कर सकता है। और खासकर पिच रिपोर्ट कैसी होगी, ड्यू गिरेगा या फिर फास्ट बॉलर को मदद मिल सकती है या फिर स्पिनर को मदद मिल सकती है, इसके बारे में बात करने वाले। पहले हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। खासकर पिच रिपोर्ट तो मेरे हिसाब से अच्छी रहने वाली है। बैटिंग के लिए अच्छी पिच होगी, यहाँ पर दोनों तरफ के बैटर हो इंजॉय करेंगे करेंगे बैटिंग करना। इंडिया के हो साउथ अफ्रीका के हो, दोनों तरफ के बैटर्स यहाँ पर इंजॉय करेंगे बैटिंग करना और बैटिंग के लिए बहुत तगड़ी पिच होगी यहाँ पर थोड़ा अर्ली ऑन जो होगा पेसर को अच्छी मदद मिल सकती है। तो भाई साहब पेसर दोनों तरफ के पेसर अच्छा कर सकते हैं। खासकर अपने पास भी अच्छे पेसर है इंडिया के पास, बुमराह और हर्षदीप सिंह। एक पेसर हार्दिक पांड्या है और एक पेसर ऐड कर सकती है इंडियन टीम, जो हर्षित राणा को खिला सकती है क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है वो। तो भाई साहब उसको मौका मिल सकता है इस मैच में। तो भाई साहब अच्छी बॉलिंग दोनों तरफ की है और साउथ अफ्रीका के का पास भी तगड़े बॉलर है भाई साहब, उनके बॉलर अच्छे। मार्को जॉनसन खासकर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, टेस्ट हो वनडे हो टी हो, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने और विकेट भी लिए। बाटमैन है, बहुत अच्छे बॉलर उनके पास भी है। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। खासकर मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका जो प्लेइंग इलेवन होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उनकी सेम इलेवन रहने वाली है। पर इंडिया की जो प्लेइंग इलेवन होगी उसमें चेंजेस होंगे। मेरे हिसाब से एक पेसर को ऐड कर सकती है इंडियन टीम। बाकी सेम इलेवन के साथ भी जा सकते हैं, 50-50 चांस है मतलब खेलने का हर्षित राणा को मौका मिल सकता है खेलने का। बाकी तो भाई कोई चेंजेस नहीं होंगे प्ले इलेवन में। और पिच रिपोर्ट तो सिंपल रहने वाली है, यहाँ पर बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच होगी और रन यहाँ पे बहुत बनेंगे। अगर बैटिंग फर्स्ट कोई भी टीम करती है या फिर टॉस कोई भी टीम जीतेगी यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से बॉलिंग करना चाहेगी क्योंकि ड्यू का फैक्टर है, तो ड्यू गिर सकती है इस मैच में। तो भाई साहब बॉल ग्रिप करना इजी होगा नहीं और रन्स बहुत तगड़े बनते ही बनते। पहले मैच सेकंड मैच में देखा ही था आपने, सेकंड मैच में बहुत रन्स खाए अपने इंडियन बॉलर्स ने भाई साहब। बॉल ग्रिप ही नहीं हो रही थी, डायरेक्ट फुल टॉस बॉल जा रहे थे और बहुत रन्स भी मार रहे थे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, क्योंकि बॉल ग्रिप करना इजी हुआ नहीं और बॉल बहुत रन्स पड़े भी। 200 प्लस रन्स बनाए साउथ अफ्रीका ने और अच्छी बैटिंग भी करी उनके प्लेयर्स ने। खासकर तो बैटिंग बहुत तगड़ी करी उनके प्लेयर्स ने और रन्स भी बहुत मारे। खासकर टॉप उनके जो ऊपर के बल्लेबाज है, खासकर क्विंटन डिकॉक ने अच्छी बैटिंग करी। उसके बाद मार्करम उतना खास नहीं कर पाए, पर भाई साहब टिक के खेले, थोड़ा टाइम बिता लिया पिच पर, तो उनको मौका मिल गया। फिर विकेट नहीं गिरी जल्दी जल्दी, तो भाई साहब रन्स मारेंगे मारेंगे प्लेयर्स। उनके फिर खासकर फरेरा ने भी बहुत तगड़ा मारा और मार्को जॉनसन ने भी अच्छा मारा। डेवल ब्रुइस भी उतना खास नहीं कर पाए पर अच्छा कर गए। तो भाई साहब अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, उनके बैटर भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के। इंडिया के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा, खासकर शुभमन गिल हो, उसके बाद अपने सूर्य कुमार यादव हो, उसके बाद अभिषेक शर्मा हो। इनको तगड़ा करना पड़ेगा। अपनी टीम पूरी डिपेंडेंट है अभिषेक शर्मा पर, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तभी इंडिया का जीतने का चांस बन सकता है। क्योंकि रिसेंट टाइम में ऐसा ही हुआ है, जब जब अभिषेक शर्मा ने रन मारे इंडिया की तरफ से, तभी इंडिया मैच जीती है। बाकी तो वैसे अपने टॉप 2 बल्लेबाज फ्लॉप ही रहे, जैसे शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, फ्लॉप ही रहे, उतने खास रन नहीं बना पाए। पर इनको अच्छा करना पड़ेगा अगर सीरीज में आगे आगे जाना है, 2-1 से आगे जाना है, तो अच्छा करना पड़ेगा। इंडिया के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनको अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब बहुत टाइम हो गया चले नहीं है। शुभमन गिल तो इनकी तो 10-12 मतलब 20 का मतलब 15-20 तो इनिंग हो चुकी है, उतना उनका 50 नहीं आई है। और सूर्य कुमार यादव भी उतना कोई एवरेज चल नहीं रहा है इनका। और एशिया कप हो, रिसेंट टी सीरीज हो, उसमें भी उतना खास नहीं कर पाए। तो भाई साहब आगे जो होने वाला है वर्ल्ड कप इंडिया में, उसमें अच्छा नहीं करोगे आप तो भाई साहब, तो आपको अच्छा नहीं करोगे तो आपको पता है फिर रगड़ते लोग, और हम रगड़ेंगे ही, क्योंकि भाई साहब इंडिया की टीम बहुत बेस्ट है, टी में अच्छा कर सकती है। और ये वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। अगर इंडिया में अपनी टीम अच्छा नहीं कर पाई तो बाहर देश में क्या ही करेगी। तो इंडिया में अच्छा करना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि भाई साहब इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन को अपना टाइटल मतलब रिपीट रिसेंट अपना डिफेंडिंग चैंपियन है, तो आपको जीतना पड़ेगा डबल, या फिर चांस बन सकता है इंडिया का। मेरे हिसाब से चांस भी है इंडिया का, क्योंकि टी बहुत तगड़ी है, अपनी टीम बहुत तगड़ी है, अपने पूरे बॉक्सेस ठीक है। खासकर ओपनर भी अच्छे अपने पास मिडल ऑर्डर भी तगड़ा है, अपने पास ऑलराउंडर भी अच्छे है, अपने पास स्पिनर भी तगड़े, अपने पास पेसर भी अच्छे है। तो टीम पूरी परफेक्ट पैक्ड है और अच्छी टीम दिख रही है इंडिया की। तो मेरे हिसाब से इंडिया की टीम जीतने का चांस बनता है और जीतना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अपने होम में वर्ल्ड कप हो रहा है और इंडिया में हराना ईजी होता नहीं है। तो भाई साहब जीतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खासकर अगर टॉप 3 बल्लेबाज अपने कर जाती है तो भाई साहब मैच अपना है। टॉप 3 बल्लेबाज में से 2 भी चल गए अपने, तो भाई रन्स तगड़े बनेंगे अपने। और भाई साहब अपने जो बॉलर है वो फिर अगर उनको रन्स मिल गए बोर्ड्स पे, तो भाई साहब बहुत ईज़िली डिफेंड कर लेते हैं स्कोर। फर्स्ट मैच में तो ऐसा ही हुआ था, वन साइड मैच हाँ मार दिया साउथ अफ्रीका को, क्योंकि भाई अपने जो गेंदबाज है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और हार्दिक पांड्या की पारी आई तगड़ी। उसके बाद सेकंड मैच में भाई साहब उनके बल्लेबाज ने बहुत मारा, खासकर ड्यूकॉक ने भाई छोड़ा ही नहीं। आते ही मतलब दिख ही ऐसे रहे थे सेकंड मैच में कि भाई आऊँगा तो बहुत मारूँगा। तो भाई उसने उसने ऐसे ऐसा धोया, 90 प्लस रन्स मारे। बाकी उनके खास बल्लेबाज नहीं चले, पर लास्ट के कुछ ओवर्स में डर्नन फरेरा भाई बहुत तगड़ा मारा उसने भी। तो रन्स बहुत अच्छे मारे उन्हें, 200 प्लस रन्स बनाओगे अगर आप टी में, तो भाई साहब
चेस करना ईज़ी होता नहीं, बैटिंग कंडीशन कैसी भी हो, बैटिंग के लिए अच्छी भी पिच होगी, तब भी भाई साहब दबाव होता है 200 रन्स का। और ख़ासकर अगर आप आपके टॉप 3 बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, अगर शुभमन गिल फॉर्म में नहीं है, अपना अभिषेक शर्मा भी उतना फॉर्म में नहीं है, उधर सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में नहीं है, तो भाई साहब ईज़िली होता नहीं है। और पावर प्ले में भी अपने 2 या 3 विकेट गिर चुके थे, तो भाई साहब ईज़िली होगा नहीं, 200 प्लस रन्स चेस करना ईज़ी होता नहीं है। तो अपनी टीम 160 170 बना पाई, पर एक मैच में अच्छा करने का चांस बन सकते हैं इंडिया का, क्योंकि भाई साहब बैटिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। और अगर इंडिया में अगर कोई टीम डोमिनेट करती है इंडिया को, तो भाई साहब फिर बहुत बुरी बात है अपनी टीम के लिए। तो भाई इनको अच्छा करना ही पड़ेगा, अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो खासकर बात करते हैं शुभमन गिल की। भाई शुभमन गिल तो मेरे हिसाब से भाई शूट नहीं करते हैं टी20 में, पर इनको मौका दिया गया है, तो मेरे हिसाब से ये टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे ज़रूर खेलेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप, क्योंकि जितने मौके इनको दिए गए हैं, तो भाई जितना इन्वेस्ट इन पर करा गया है, तो भाई साहब इनको मौका ज़रूर मिलेगा। मतलब टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे कन्फर्म है। ज़रूर है, चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है। बोले कितने भी लोग बोले, कितना भी क्रिटिसाइज़ करो इनको, तब भी मौका इनका ही बनेगा और यही खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप। पर इनको प्रूव करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा बैटिंग से, अपने अपने बैटिंग से रन्स बनाने पड़ेंगे। अगर रन्स नहीं बनाओगे तो भाई साहब इंडिया में लाइन लगी पड़ी है ओपनर्स की। ऋतुराज गायकवाड़ है, उसके बाद अपना जायसवाल है। जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर बैठा है, तो भाई साहब देख सकते हो कितना कॉम्पिटिशन है। तो भाई साहब अच्छा करना पड़ेगा, शुभमन गिल को अच्छा करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से भाई दिमाग से पूरा मतलब ये दबाव में दिख रहे शुभमन गिल, क्योंकि भाई साहब इनको ऐसा होता है, मतलब आते ही अपना उनका गेम ही नहीं अटैक करना। इनका गेम ही नहीं अटैक करना, उनको 2-4 बॉल लेनी चाहिए। स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स लेने चाहिए इनको, क्योंकि भाई साहब तब भी अच्छा करेंगे। अगर स्टार्टिंग से अटैकिंग खेलना चाहोगे, तो भाई साहब विकेट जल्दी गिर जाएगी। क्योंकि प्लेयर्स अभी जो जो बॉलर्स है साउथ अफ्रीका के, उनको उनको पता है करने, मतलब उनको पता है इनकी कमजोरी क्या है। अभिषेक शर्मा को भी बहुत सारे बॉलर्स ने पकड़ लिया है, कैसी बॉल करनी है उनको बाउंसर डालनी है, या फिर बॉडी लाइन बॉल करनी है, या फिर गुड लेंथ पे बॉल करनी है। तो भाई वो विकेट दे देता है बंदा अभिषेक शर्मा। तो इनको भी पकड़ लिया है, जो अच्छे बॉलर होंगे, तगड़े बॉलर होंगे, जो नए अच्छी टीमें होंगी, जैसे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वो भाई साहब वो पकड़ लेंगी। अभिषेक शर्मा को पकड़ लेंगी टी20 वर्ल्ड कप में। अगर आप अभिषेक शर्मा को डिपेंडेंट हो ज़्यादा, तो भाई साहब आप 60% मैच अब मतलब अपना अगली वाली टीम को दे सकते हो, क्योंकि भाई साहब वो ऐसा बंदा है, अगर टिकेगा तो रन तगड़े मारेगा, अगर हगेगा तो पूरा ही हगेगा, फिर जल्दी निपट जाएगा। क्योंकि इनको बहुत अभी टारगेट करेंगे बॉलर्स, क्योंकि भाई साहब उनको भी पता है, अगर ये 5-6 और भी टिक गए तो मैच अपने से दूर है। तो उनको टारगेट करेंगे ये प्लेयर, बॉलर जो होंगे उनको उनकी कमजोरियाँ देखेंगे। और आजकल तो भाई साहब कैमरास का ज़माना है, तो भाई साहब पता चल जाती है कंडीशन, मतलब पता चल जाती है कमजोरी क्या है बैटर्स की। तो उनको बाउंसर डालेंगे प्लेयर्स, उनको बॉडी लाइन बॉल करेंगे, और उनको गुड लेंथ पे बॉल करने करेंगे स्टंप पे। तो भाई साहब वो जल्दी विकेट दे देते हैं, और अटैक करना ईजी होता नहीं है। क्योंकि अच्छी बॉलिंग, अच्छी लाइन में बॉल अगर करते हैं बॉलर्स, तो भाई साहब मारना ईजी होता नहीं है। कोई भी बैट्समैन हो दुनिया का, वो फंसता ही फंसता है। तो भाई साहब अभिषेक शर्मा को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने का, मतलब अपने कमजोरी पे। तो भाई साहब नहीं तो टी20 वर्ल्ड कप गया समझो, क्योंकि भाई साहब इंडिया की टीम में बहुत फ्लॉज है। अपने टॉप 3 बल्लेबाज फॉर्म में चल नहीं रहे अपने, खासकर तो टॉप 3 बल्लेबाज ही है फॉर्म में नहीं चल रहे, बाकी तो अपना सॉलिड है पूरा। मिडल ऑर्डर भी तगड़ा चल रहा है, और अपने बॉलर भी अच्छे। अपने बॉलर अगर रन दोगे बोर्ड्स पे उनको, तो भाई साहब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और विकेट जरूर लेंगे, क्योंकि अपने पास बॉलर बहुत तगड़े, अपने पेसर भी अच्छे हैं अपने पास। हरदीप सिंह हो, जसप्रीत बुमराह हो, उसके बाद अपने स्पिनर भी तगड़े, कुलदीप यादव हो, वरुण चक्रवर्ती हो, अक्षर पटेल हो। तो अपने पास बॉलर भी तगड़े, अपने ऑलराउंडर भी अच्छे, खासकर अपने फंसी हुई है डंडी टॉप 3 के बल्लेबाज। अगर टॉप 3 बल्लेबाज ही नहीं चलेंगे टी20 में, तो भाई साहब रन्स कम ही बनेंगे। और अगर बनेंगे, चेस के लिए जाओगे, चेस में अगर जल्दी टॉप 3 बल्लेबाज गिर जाते थे विकेट, तो भाई साहब चेस करना ऐसी होता नहीं है। तो भाई साहब अपने जो टॉप 3 बल्लेबाज होंगे, शुभमन गिल को अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब लाइन लगी उनके पीछे, जो मतलब जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर बाहर बैठा है। और मेरे हिसाब से वो भाई साहब पूरा माइंड से, मतलब मेरे हिसाब से पूरा माइंड से दबाव में आ चुके हैं, क्योंकि भाई साहब उनको बताया गया कि अटैक करना पड़ेगा, आते ही आपको मारना पड़ेगा, पर उनका गेम ही वो नहीं है जो अटैक करे। उनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए, अपना बॉल्स देखो, पिच को देखो, कंडीशन देखो, तो उस हिसाब से उनका गेम है, तो वो उनको उस हिसाब से ही खेलना चाहिए। आते ही आप मारने के लिए जाओगे, अटैक करने जाओगे, तो भाई साहब विकेट खो ही दोगे आप, क्योंकि आपका वो गेम ही नहीं है। शुभमन गिल का वो गेम ही नहीं है जो अटैक कर सके, जो आते ही तोड़-फाड़ कर सके। तो शुभमन गिल का वो गेम ही नहीं है, तो वो ट्राई ना करे, मतलब हिसाब से अपना एक गेम खेले सिंपल, जो आप खेलते हो, और अपना सिंपल गेम खेले, सिंगल डबल निकाले स्टार्टिंग के, तो 2-4 बॉल देख के कंडीशन कैसी है, पिच कैसी है, कैसा बाउंस हो रहा है, तो भाई साहब वो अच्छा कर सकते हैं। अगर वो टिक भी जाती है, तो भाई साहब बहुत रन्स मार सकते हैं, और बहुत अच्छा प्लेयर भी है, पर भाई साहब जगह नहीं बनती। अगर इनकी जगह बनती, तो मेरे हिसाब से 3rd नंबर पे बनते हैं, तीसरे नंबर पर। 3 नंबर पर आएँगे तो अच्छी बात होगी, ओपनर दूसरे रखो, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-6 ओवर में कोई भी टीम डोमिनेट करती है, कोई भी टीम हो,
वो जीतने का चांस ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि भाई साहब 5-6 ओवर में 70-80 रन बना लिया आपने, तो भाई साहब फिर तो ईज़िली आप रन्स चेज़ भी कर सकते हो और बहुत बड़ा टारगेट लगा भी सकते हो बोर्ड्स पे। तो अपने जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा और ख़ासकर अपने पावर प्ले में डोमिनेट करना पड़ेगा इनको, रन्स लगाने पड़ेंगे। अगर पावर प्ले में आप विकेट दे दोगे तो भाई साहब रन्स कम बनेंगे और जब चेस करोगे तब भी आप फँसोगे, तो अच्छा करना ही पड़ेगा इनको। सूर्य कुमार यादव भाई साहब इनका भी बल्ला कुछ ख़ास नहीं बोल रहा, जब से कैप्टन बने तब से पूरा हग ही रहे। मैच तो हम जीत रहे हैं क्योंकि अपनी टीम ही वैसी है, तगड़ी टीम है अपनी। अपने अगर टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो अपना मिडल ऑर्डर अच्छा कर जाता है। अगर टॉप ऑर्डर अच्छा कर जाता है तो मिडल ऑर्डर थोड़ा फ्लॉप हो सकता है। पर भाई साहब अपने पास प्लेयर बहुत तगड़े और मैच जितना जानते हैं, तो भाई साहब हम डोमिनेट कर रहे हैं। पर कोई दूसरी टीम होती तो मेरे हिसाब से बहुत जैसी कंडीशन चल रही है इंडियन टीम की, तो बहुत हारती। पर इंडिया की टीम ऐसी है, तगड़े प्लेयर्स अपने पास, अपनी टीम सॉर्टेड है, तो अब हम मैच जीते जा रहे हैं। पर भाई कोई दूसरी टीम होती तो मतलब जल्दी निपट जाती, मतलब बहुत मैचेस हारती इस कंडीशन में। पर भाई साहब अच्छा करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। अगर टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा करना है, अपने को टी20 वर्ल्ड कप जीतना है, डिफेंड करना है अपना टाइटल, तो भाई साहब अपने टॉप 3 बल्लेबाज को अच्छा करना ही पड़ेगा। खासकर तो टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो इंडिया में डोमिनेट करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, सब अगर इंडिया में कोई टीम इंडिया के अगर इंडिया की टीम ही डोमिनेट नहीं करेगी तो कोई कौन करेगा? भाई साहब अच्छा करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी भी जाएँगी। मेरे हिसाब से ये टी20 वर्ल्ड कप तो उनका लास्ट ही है। उसके बाद मेरे हिसाब से शुभमन गिल को कप्तानी मिल सकती है, तीनों फॉर्मेट की, टी20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी उनको ही मिलने वाली है। और ये जो टी20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसमें सूर्य कुमार यादव अपना लास्ट खेलेंगे, कप्तानी मतलब कप्तान तो लास्ट रहेंगे। उसके बाद अगर नहीं अच्छा कर पाए, तो भाई साहब उनकी जगह भी जा सकती है, क्योंकि भाई साहब इंडिया में कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है और जब भी टी20 फॉर्मेट की बात होती है तो तब मैनेजमेंट सोचती है कि नए प्लेयर्स लाने हैं, यंग प्लेयर्स लाने हैं, क्योंकि अपने पास बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया के पास बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, ओपनर्स हो, मिडल ऑर्डर के प्लेयर भी हो, वो बहुत तगड़े आ रहे हैं और भाई साहब इनसे भी अच्छे-अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। तो भाई साहब अच्छा करना ही पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को बैट से हो, शुभमन गिल को अच्छा करना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि वाइस कैप्टन कोटा पे आप नहीं खेल सकते हो, क्योंकि वाइस कैप्टन जगह नहीं बनती है, इनकी जगह भी नहीं बनती है टीम में मेरे हिसाब से, तो टी20 में तो जगह ही नहीं बनती इनकी। अगर खिला भी रहे हो तो आप इनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने बैट से जवाब देना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे। अगर रन्स ही नहीं बनाओगे तो ये सवाल उठेंगे ही उठेंगे। और सूर्य कुमार यादव को भी अच्छा करना ही पड़ेगा इस मैच में। तो भाई साहब अच्छा करो, 2-1 से जाओ आगे सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ मारनी है, 4-1 से मारो, 3-2 से मारो इनको, क्योंकि भाई साहब बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी तगड़े फॉर्म में चल रहे भाई उनके। उनके पास बल्लेबाज भी तगड़े हैं, उनके पास बॉलर, खासकर उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। जॉनसन हो, उसके बाद बाटमैन भी अच्छी बॉलिंग करी। उसके बाद तो सिंपला, वो भी उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी। उसके बाद लिंडे ने भी अच्छी बॉलिंग करी, उनके स्पिनर भी तगड़े दिख रहे हैं, उनका स्पिनर भी अच्छे है, उनके पास पेसर भी तगड़े हैं, तो भाई साहब फँसा सकती है, उनके बॉलर भी अच्छे हैं। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हुए साउथ अफ्रीका ने 200 प्लस रन्स लगा दिए बोर्ड्स पे, तो भाई साहब ईज़िली चेस नहीं होगा इंडिया से। मैंने बोला था कल उस मैच में भी, अगर 200 प्लस रन्स लगा दिए साउथ अफ्रीका ने, तो भाई साहब ईज़िली चेस नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब अपने जो टॉप 3 बल्लेबाज है वो वैसे भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और फँसेंगे ज़रूर है। तो ये रहेगी, बाकी कुछ नहीं है। और इंडिया के प्लेइंग इलेवन में कुछ चेंजेस नहीं होंगे मेरे हिसाब से, एक ऐड हो सकता है, हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। और साउथ अफ्रीका के प्लेइंग इलेवन में कोई चेंजेस नहीं होगा मेरे हिसाब से, वही सेम इलेवन रहने वाली है। अगर चेंजेस करेंगे तो एक स्पिनर को ऐड कर सकते हैं या फिर अपना सेम इलेवन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि उनके पेसर ने अच्छी बॉलिंग करी थी सेकंड मैच में। तो थर्ड मैच में पेसर को अच्छी मदद मिल सकती है, उनके पेसर भी तगड़े हैं, तो भाई साहब उनके जो प्लेइंग इलेवन में उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पर इंडिया के प्लेइंग इलेवन में चेंजेस हो सकता है, एक स्पिनर को कम कर सकती है या फिर शिवम दुबे को बाहर निकाल सकती है और हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, सेम इलेवन रहेगी। और पिच बड़ी सिंपल रहने वाली है, पिच में कोई चेंजेस मतलब पिच तो बैटिंग के लिए बहुत तगड़ी होगी, दोनों इनिंग में अच्छी बैटिंग करे के लिए पिच होने वाली है। और यहाँ पर थोड़ा पेसर को अच्छी मदद मिल सकती है, जो स्टार्टिंग के ओवर्स में होंगे, पहले के 5-6 ओवर, उसमें बहुत अच्छी बाउंस मिल सकता है, अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि धर्मशाला मैच है और कंडीशन में आपको पता है कैसी रहती है वहाँ पे। और थोड़ी हरी पिच हो सकती है, तो भाई साहब बहुत तगड़ा राइज़ करेगा यहाँ पे, तो थोड़ा मतलब इंडिया के जो बैटर होंगे उनको थोड़ा ट्रबल जाएगा। आती अटैक मतलब करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, जल्दी निपट सकते हैं अपने प्लेयर्स टॉप 3 बल्लेबाज। अगर कंडीशन को देख के खेले तो भाई साहब रन्स तगड़े मारेंगे अपने प्लेयर्स, क्योंकि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होगी। फर्स्ट इनिंग भी अच्छी कंडीशन होगी, सेकंड इनिंग में भी अच्छी कंडीशन होगी। और खासकर बॉलर जो होंगे, जो स्पिनर बॉलर होंगे, उनको थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर बहुत मार खा सकते हैं इस मैच में। क्योंकि भाई साहब ड्यू गिर सकता है, ड्यू में बॉल ईज़ी ग्रिप करना मतलब होता नहीं है, मतलब ईज़िली ग्रिप नहीं कर सकते आप बॉल, तो भाई साहब रन्स तगड़े पड़ सकते हैं स्पिनर को। और पेसर भी मार खा सकते हैं, जैसे बुमराह जैसे बॉलर है, बुमराह को पिछले मैच में बहुत तगड़ी मार पड़ी थी भाई, क्योंकि ड्यू गिरी थी। ड्यू से वो बॉल ग्रिप नहीं कर पाए, वो ज़्यादा फुल टॉस ही गई, जो यॉर्कर बॉल थी उनकी, वो फुल टॉस चली गई और फुल टॉस बॉल पे बहुत रन्स मारे उन्होंने भाई साहब, बहुत तगड़ा धोया। लास्ट ओवर में बहुत रन्स मारे
उसके बाद अपने पेसर को भी बहुत मारा उन्होंने। तो भाई साहब जो जब ड्यू गिरेगी तो वहाँ पे अपने पेसर भी थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं और स्पिनर को भी बहुत अच्छी मार पड़ सकती है। तो भाई साहब पिच रिपोर्ट तो सिंपल रहेगी, बैलेंस मतलब पिच रिपोर्ट तो अच्छी रहनी, बैटिंग के लिए बहुत तगड़ी कंडीशन होने वाली है। थोड़ी यहाँ पर पेसर को अच्छी मदद मिलेगी, पेसर डोमिनेट कर सकते हैं, पेसर को अच्छी खासी मदद मिल सकती है, थोड़ा मूवमेंट मिल सकती है, थोड़ी सिम भी मिल सकती है। तो यहाँ पर पेसर अच्छे खासे विकेट ले सकते हैं और यहाँ पर स्पिनर को थोड़ा स्पिनर जो होंगे वो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। और प्लेइंग इलेवन में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम इलेवन रहने वाली है साउथ अफ्रीका की। इंडिया की टीम में एक चेंजेस हो सकता है और हर्षित राणा को मौका मिल सकता है, बाकी कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।